अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। आखिरी दिन है आज बाखबर सवेरा का। शफाल बताएं क्यों? क्योंकि कल से शाम रमज़ान शुरू हो जाएगा ना। एक सवाल मदिया मेरे जहन में बड़े कल से गर्दिश कर रहा है क्या? कि अगर सिंध के डॉक्टर्स सियासी थे बकौल की एक शख्सियत के, तो क्या कल पंजाब के डॉक्टर्स भी सियासी थे? नहीं शफाल, जैसे कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं, इसी तरीके से जो डॉक्टर्स भी हैं, जब ये सेहत के हवाले से बात आ गई है तो डॉक्टर्स भी गैर सियासी हैं। तो जो सियासतदान हैं उनको भी चाहिए कि वो गैर सियासी होकर वो फैसले लें जो कि अवाम के हक के में बेहतर साबित हो। और ऐसा ही एक फैसला आया है कल देर रात, बिल्कुल, जब सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक वीडियो पैगाम के जरिए उन्होंने बताया कि उनका सदर ममलिकत से रब्ता हुआ है और उसके बाद अब तरावीह और रमज़ान के जितने भी इज्तिमात हैं वो महदूद पैमाने पे होंगे, यानी सिर्फ मस्जिद का स्टाफ ही उनमें शरीक होगा। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आपके ख़ानदान की आने वाली ईद अच्छी गुजरे, तो इस रमज़ान में खुदारा कोशिश करें कि तमाम तर जो नमाज़ें हैं, जो इबादात हैं, जो तरावीह हैं, अपने घरों पर करें, मस्जिद में ना जाएं। खुदा ना खासा ऐसा ना हो कि आप वायरस कैरी कर रहे हो और जब आप मस्जिद में जाएं तो आपकी वजह से किसी दूसरे नमाजी और रोज़ेदार को आपसे वायरस लग जाए, तो सोचें कि कितनी अजियत और अफसोसनाक बात होगी अगर आपके थ्रू ऐसा किसी। जी जनाब, और पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में इस वक्त आज पहला रोज़ा है, तो उन तमाम हमारे देखने वाले नाजरीन जो कि आज रोज़े से हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह कल से हम भी आपके साथ साथ रमज़ान की बरकतों में शरीक होंगे। लेकिन बहुत कुछ है जी शो में आज शेयर करने के लिए। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। तो सबसे पहले तो बात करें क्योंकि गुज़िश्ता शब रमज़ान मुबारक का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा मुल्क भर में अब इंशाल्लाह यकुम रमज़ान होगा हफ्ते को, यानी कि कल पहला रोज़ा होगा। और आज सिंध के अलावा बाकी सूबों की मसाजिद में तयशुदा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए बाजमात नमाजें और तरावी अदा की जाएंगी। लेकिन सिंध के हवाले से आपको बता दें कि आज भी सिंध में 12 बजे से लेकर 3:30 बजे दोपहर को सख्ती से लॉकडाउन पे अमल दरामद कराया जाएगा। मुराद अली शाह साहब ने गुज़िश्ता रात एक वीडियो पैगाम के जरिए बताया कि उनकी सदर पाकिस्तान से बातचीत हुई है, जिसके बाद अब जुमे की नमाज की तरह रमज़ान मुबारक में भी मसाजिद में तरावी सिर्फ मुतय्यन अफराद ही पढ़ सकेंगे, जबकि बाकी लोग घरों में अपनी इबादत अब सरंजाम देंगे। कराची समेत सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में आज जुमे के इज्तिमात जो हैं उनको रोकने के लिए और लोगों की जानों को बचाने के लिए दोपहर, जैसे भी मदिया ने भी बताया कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। कराची पुलिस चीफ ने लोगों से ताउन की उम्मीद भी जाहिर की है। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। इस जुमे को भी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसी तरह से तावन करेंगे कि ये बेहतर से बेहतर मतलब लॉकडाउन हो और उससे जो लार्जर हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिल सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग होती है और उसमें बीमारी का फैलाव कम से कम हो रहा है। जानिब रोयत हिलाल कमेटी के सरबराह मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दीगर सूबों में मसाजिद की इंतजामिया और कमेटियों से अपील की है कि सदर पाकिस्तान के 20 नुकाती मंशूर पर लाजमी अमल करें। खिलाफ वर्जी करने वालों को पहले वार्निंग दी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के बकौल मरीजों की तादाद बढ़ी तो हुकूमत मसाजिद से मुताल्लिक SOPs पर नजरसानी कर सकती है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हुकूमत और रियासत के साथ उलमाए किराम का एक मुफाहमत का मुआहदा है। हमारी तफसीली मशावरत और गुफ्तगू हो चुकी है अपने फॉलोअर से, अपने चाहने वालों से, अपने मानने वालों से, अपने हल्काए असर में उस मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बड़ी जिम्मेदारी उलमाए किराम के कदमों पे है। इस हवाले से उलमा से भी ज़्यादा मुस्तनद राय डॉक्टर्स की है। हुकूमत बड़ी संजीदगी से और बड़े बारीकबीनी से सारे इशू को देख रही है। अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते हैं या कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हुकूमत इस माहदे को या इस SOPs को दोबारा इसको देख सकती है, नजरसानी कर सकती है। मौलाना तारिक जमील ने भी गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद होने वाली एहसास टेलीथॉन के दौरान गुफ्तगू में कहा कि अगर मस्जिदों में जाने से वायरस फैलता है तो हमें इससे खुद को रोकना है। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है।
इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते, इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें। ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। और मालिक बस सारी मन्नत ही है, मान जाए अल्लाह। हमारे पास कुछ नहीं है, खाली झोली है, गुनाहों से भरा हुआ है, ये सारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है। या अल्लाह हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बड़ी आफत है। मेरे अल्लाह तू दूर कर दे, या अल्लाह तू हमें माफ़ करके इस आफत को टाल दे, इसका इलाज हमें दे दे, या अपने गैब से इसको हटा दे। तू हर चीज़ पर कादिर है, तू हुकूमत की मदद फरमा। या अल्लाह तू जितने भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उन सब की मदद फरमा। और या अल्लाह उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा जो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। जितने भी लोग इस आफत के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, तदबीरें बना रहे हैं, उन सबको अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। दुनिया के बेशतर ममालिक में आज से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, लेकिन साथ साथ मुल्क में अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लें तो वहाँ भी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 642 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के 8,391 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,155 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि अब मजमूई तौर पे कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 237 हो चुकी है। इस दौरान 2527 अफराद अब तक कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं और 24 घंटे के दौरान 6,839 नए कोरोना टेस्ट किए गए, जो कि अब तक एक दिन में किए जाने वाले सबसे ज़्यादा टेस्ट्स हैं और मजमूई तौर पे 1,31,356 टेस्ट अब तक कोरोना के हवाले से कंडक्ट किए जा चुके हैं। 237 अफराद जो हैं मुल्क में जाँ बहक हो गए कोरोना की वजह से। कल जब हम आपके साथ मौजूद थे तो कल ये तादाद 212 थी और आज जो है तो 237 से तादाद बढ़ती जा रही है। तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए ख्याल रखें। सूबा सिंध में हमने देखा कि दुकानें खुलने के मामले पर सूबाई हुकूमत और ताजरों में डेडलॉक जो है वो बदस्तूर बरकरार है। गिरफ्तार ताजरों की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद उन्हें अब 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खोलने वाले मजीद 12 ताजरों को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सूरत हाल में सिंध हुकूमत का कहना है कि दुकानें खोलने के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं, मार्केट्स खोलने के हवाले से SOPs वज़ीर आला सिंध के पास है और उसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान से ली जाएगी। लेटर लिखा है, ऐसे चीज नहीं लिखा होगा ना। उन्होंने ये बात है उनके इल्म में कि सब ऑन बोर्ड है। इम्तियाज अहमद शेख साहब ने जो कहा है कि सियासी तौर पर, तो जाहिर है इशू को सियासत से तो मुबर्रा रखना है ना, कि सियासी तौर पर अगर कोई पार्टी के लोग समझें कि उन्होंने इस पे काम करना है तो जाहिर है उस पर मे भी किसी को ताफ़ुरात होंगी। लेकिन जिस तरह पहले भी कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये एक ऐसी फोर्स होगी जिसमें सब लोग शामिल हो सकते हैं, तो इसलिए इस पर कोई ऐसा हमें ज़ाती तौर पर तो कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कोई काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए तो हम उनको उसमें सपोर्ट करेंगे। कल इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि लॉकडाउन में नरमी पर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ समझ से बाहर है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देकर अच्छा फैसला नहीं किया गया। उन्होंने क्या कहा इस इंटरव्यू के दौरान, आपको सुनवाते हैं। I understand the Prime Minister's logic and reasoning to change the restrictions that were already in place, that surprisingly for the first few weeks of this lockdown were being implemented relatively well by the religious community across Pakistan. But of course that is now difficult when the Prime Minister of the country is on national television making it an issue about freedom. This is a failure of leadership. This is not the time for populist electoral
politics. This is the time to take decisions based on the advice of doctors and health experts. I think the state of Pakistan sends a very incorrect message when the first relief package that is announced from the federal level is for the construction sector and not for our frontline workers, our doctors, our nurses, and all those who risk their lives every single day. We will be observing Ramadan in our homes. I personally will be offering my prayers, whether it's the 5 times a day prayers or our Taraweeh prayers that we observe in Ramadan at home. बिलावल भुट्टो को आपने सुना. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल डिसीजंस. हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब के बकौल कराची के छोटे ताजरों को सूबाई हुकूमत के खिलाफ भड़काने और झूठी ऑडियो टेप का प्रोपेगेंडा करने वाले जल्द बेनकाब होंगे, ये कहना था मुर्तज़ा वहाब साहब का. इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन के सदर जनाब रिजवान इरफान साहब. बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए. सर पहले तो ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके और सिंध हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं उनकी क्या नोयत है और अब वो किस मरहले पर है? मैं बता चलूँ, हमारी तकरीबन पूरी कराची की मार्केटें 18 तारीख से पिछले महीने से बंद थी, तो 1 महीने को 6-7 दिन हो गए हैं. हमने मुज़ाकरात किए, पहले बात की, हमने फिर कहा कि 15 तारीख से मार्केटें खुलेंगे. उसके बाद इंटरफेयर किया कमिश्नर साहब ने, एडिशनल आई साहब ने, कि हम आपकी मीटिंग कराते हैं, आपके मुज़ाकरात करते हैं. फिर हमारे मुज़ाकरात हुए. पहले जो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी उसमें सईद गनी साहब से उनको सिफारिशात दी हमने. उसके बाद हमारी सीएम साहब से मुलाकात हुई. सीएम साहब ने कहा कि भाई हम मार्केटें खोलना चाहते हैं, आपके मुझे पता है आप लोगों की तकलीफ़ें हैं, दूर हम करेंगे और सीरियल वाइज जो है मार्केटें खोलेंगे. लेकिन उसके बाद जो है फिर और हमने सिफारिशात जो है दूसरे दिन, उसी दिन बल्कि मीटिंग की सारे मिनिस्टरों से और सब SOPs हमने दे दी उनको. उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि 24 से 48 घंटे में आप लोगों की तरफ से क्या SOPs दिए गए? पहले भी हम बार बार उस सवाल से बात करते हैं कि आपके SOPs क्या हैं, तो लेकिन समहाउ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. आप लोगों की क्या SOPs? हमारी SOPs ये थी कि हम जो है सेफ्टी मेजर लेंगे, अपने दुकानदारों में सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मुंह में मास्क पहनेंगे, हैंड सैनिटाइजर करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे. फिर हुकूमत को बताना था कि हम क्या आपको SOP दे रहे हैं. तो ये हुकूमत का काम था 24 से 48 घंटे में फैसला करती, लेकिन 4 से 5 दिन हो गए. उसमें फिर तजब्जुब का शिकार हुए लोग जो है. हमने कहा कि हम मार्केटें खोलेंगे. इसी दिन कल हमारी एक मीटिंग हुई, दोबारा चारों मिनिस्टर मौजूद थे, कमिश्नर साहब मौजूद थे. तो उन्होंने सबसे पहले तो ऑनलाइन की इजाज़त दे दी कि तमाम कराची से लेकर सिंध तक जो है वो तमाम लोग जो है ऑनलाइन कारोबार कर सकें. देखिए पहले हम अगर जाते थे दुकान के पास या कोई शटर को हाथ भी लगा देते तो वहाँ पुलिस आ जाती थी, लोगों को पकड़ के ले जाती थी. अब ये हो सकता है कि हम शटर खोल के अंदर बैठेगा एक आदमी और जो है वो SOP के हिसाब से जो ग्लव्स पहनेगा, हैंड सैनिटाइजर समझेगा और मुंह पे ग्लव्स और जो है मास्क पहनेगा, उसमें वो अपना माल भिजवा सकता है. पहले कुछ ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे, अब ये कर सकते हैं. कि हमारे पास, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1.5-1.25 महीना हो गया, हमारा जो पैसा था कैश फ्लो ख़त्म हो गया. अब हमारी माल की सूरत में हमारे पास मौजूद चीज़ें, हम माल भेजेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा. तो अब ये इजाज़त उन्होंने दी है कि गवर्नमेंट ने कि हम चीज़ें भेज सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू सेफ्टी मेजर लेके. तब ये तकरीबन पूरे ये सेक्टर, तमाम सेक्टर पे जो भी आदमी कारोबार करना चाहता है. बड़ी अच्छी बात है कि अगर ऑनलाइन की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जिस तरह शर्जील गोपलानी साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हम यकम रमज़ान मुबारक सुबह 9 बजे दुकानों के ताले खोल देंगे, तो आपको लगता है ये दुरुस्त ऐलान था? नहीं, देखिए हम तो अपनी जायज़ बात करना चाह रहे थे कि कारोबार खुले, लेकिन ये तो हो गया कि अब कारोबार चलना शुरू होगा. पहले तो बिल्कुल कारोबार नहीं था ना, कि आप अपनी दुकान में जो खोल ही नहीं सकते थे. अब आप खोल के अंदर बैठ के ये चीज़ तो कर सकते हैं ना कि अपनी चीज़ें बेच सकें, अपनी चीज़ें जो है आप डिलीवर कर सकें. रिजवान साहब, आप मेरे ख्याल में आप बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, आप देख भी रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स पे कि जिस तरह से हर रोज़ जो कोरोना की सूरत हाल है वो बद से बदतर की तरफ जा रही है. कोई ऐसा नहीं हो रहा कि हम ये कहें कि सूरत हाल कंट्रोल में है. दुकानें खोलना और कारोबार का उस तरह से रिज्यूम होना कि जिसमें लोग आएँ, गोदाम पे लड़के हों, एक चीज़ ले जाई जाए और 10 तरह के लोग उसको टच करें, आपको लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपके लिए, आपके वर्कर्स के लिए, लोग जो आपकी दुकानों में आएंगी, सबकी जानों को खतरा हो सकता है? नहीं, ये इसके लिए जो SOP बनाई गई है, एक दुकान पे एक आदमी होगा और एक गोदाम पे एक आदमी होगा. वो माल देगा, जो आदमी जो लोडिंग वाला है वो आएगा और गाड़ी वाला आएगा, वो चीज़ें उठाएगा, उसको दूर से वो दूर चीज़ रख दी जाएगी, फिर उसको डिलीवर करना है आपको. और जो है हमें डेटा रखना है, जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका हमें डेटा रखना होगा. और कैश की जो है कोशिश करनी है कि कैश में नहीं,
कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मिले। अगर कैश में लेते हैं जी। तो एनवलप में रख के हमें लेने होंगे पैसे। सही। सेफ्टी मेजर लेने के बाद हम करेंगे काम, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं, अभी जो आपकी जो गिरफ्तारियां हुई थी उनका मजीद जिस्मानी उनका रिमांड मिल गया है, फिर कल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी जिन लोगों ने दुकानें खोली थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग जेल भरो तहरीक चलाएंगे, उधर हुकूमत कह रही है कि जी कोई डेडलॉक है ही नहीं हमारे ताजरों के दरमियान। तो एग्जैक्टली क्या इस वक्त क्या सिनेरियो है आपके और हुकूमत के दरमियान? असल में जो है राब्ते का फुकदान होता है। वो जो चीज़ कहते हैं ना उस पर जो है जवाब देना चाहिए, सरकार को फौरन जवाब दें, उसको डिले टैक्टिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप डिले कर रहे हैं ना तो लोगों में बेचैनी पैदा हो रही है, लोगों में जो है वो जो है तकलीफ जो बढ़ रही है। आप उसका सूरत हाल जो है आप बताएं, आपको लॉकडाउन करना है या आपको मार्केटें खोलनी है? मैं आपको बताऊं, जो मुझे समझ में आ रहा है वो है ट्रस्ट का फुकदान। अब हो ये रहा है कि हमें करीम सेंटर से वीडियो मिलती है कि जहां पे शटर गिरा के अंदर कपड़े की तिजारत हो रही है, फैमिलीज बैठी हुई हैं और डीलिंग चल रही है, और पुलिस आके शटर खुलवाती है और सब लोगों को अरेस्ट करती है। गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं कर रही ताजरों पर। उनको लगता है कि एक दफ़ा अगर हमने इजाज़त दे दी तो फिर वो जो गैर कानूनी किस्म की, अब मैं उसको गैर कानूनी कहूँगा, जो तिजारत है वो शुरू हो जाएगी। तो उस ट्रस्ट को ख़त्म करने के लिए आपको गवर्नमेंट को एतमाद में तो लेना पड़ेगा। उसके लिए कुछ है आपके जहन में? मैं आपको बता चलूँ ना कि हमने जो गवर्नमेंट एसओपी बनाए, अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ये चीज़ें करेंगे। हमने अपनी तजवीज़ दी थी, अब सरकार ने बोला कि आप ये चीज़ करेंगे, तो इस पर इम्प्लीमेंट हमें करना है सर, एसओपी के हिसाब से। उनकी एक दुकान में एक ही आदमी, वॉकिंग कस्टमर के लिए नहीं है चीज़ें। आप अगर जा रहे हैं, आपके कस्टमर, आपका जो पीआर है, आपकी जो कांटेक्ट है, आपके जो वेब पेज है, उस पर आप जो है चीज़ें भेज सकते हैं। ये चीज़ें आप भेज सकते हैं, वो इजाज़त दी गई है उनको। लेकिन ये 15 रमज़ान के बाद कोशिश ये होगी कि इसको बढ़ाया जाए, कारोबार खुले। इतना हद तक जो है कारोबार बंद नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, लोग बड़ी तकलीफ में, परेशानी में। हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ तमाम तो लोग, चाहे किसी भी सेक्टर से उनके ताल्लुकात हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुकात हो, हर बंदा तकलीफ में है। लेकिन हमारी जो गुफ्तगू से जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि आपके और हुकूमत के दरमियान जो एसओपीज़ के हवाले से जो मामला हैं वो तय पा गए हैं। बिल्कुल। और आप लोग का ये है कि दुकान पे एक बंदा बैठेगा, एक बंदा गोदाम में होगा, मतलब टेलीफोन के थ्रू आप जो ऑर्डर्स लेंगे, और एक बंदा उनको जाके डिलीवर कर देगा। तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में वो जिस तरह के कल बयान चल रहे थे कि जी अभी ट्रेलर है और अभी असल पिक्चर आनी है, वो मेरे ख्याल में वो तमाम मामला अब सेटल हो गए हैं। अब कशीदगी नहीं है उस तरह। असल में जो है कुछ तो शुरू हुआ, कुछ शुरू हुआ। मैं कहता हूँ कुछ, मतलब सरकार ने भी जो नरमी की, हम भी नरमी की। ये होता है कि गिव एंड टेक, कुछ आप देंगे तो कुछ लेंगे। आप मसले को हल करेंगे तो मसला इंशाल्लाह हल होगा। ऐसी बात नहीं है। जी, हमारे साथ रिजवान इरफान साहब मौजूद थे जो कि कराची इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन के सदर थे। हमने देखा कि ताजिर बरादरी और एक तरह से हुकूमत सिंध के दरमियान एक डेडलॉक आ गया था, लेकिन अभी जैसे उन्होंने बात की कि जो एसओपीज़ हैं उनका भी तबादला हो गया हुआ है, उस पर इनका इतफाक है। और ये कहा जाए कि जो समरी है वो अब क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जाएगी, वो इसको क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर उसको हम जाके देखेंगे, इसको इम्प्लीमेंटेशन भी होते हुए देखेंगे। लेकिन जब बात एग्जैक्टली वही है कि अभी जो सूरत हाल है, पहले सिंध के डॉक्टर्स आ गए, सिंध के डॉक्टर्स को कह दिया गया कि जी सियासी डॉक्टर्स हैं। अब पंजाब के डॉक्टर्स भी फट पड़े हैं कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो बताते हुए भी जितना खौफ खा रहे थे, हमें सुनते हुए उससे कहीं ज़्यादा हम भी खौफ खा रहे थे। एग्जैक्टली। और जो ग्राफ का ट्रेंड है, जिस तरह से हमने वो ग्राफ्स देखे हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस हवाले से ज़रा आपके सामने एक जामे रिपोर्ट रखें कि ये ग्राफ्स किस तरफ जा रहे हैं। जो सूरत हाल इस वक्त है वो कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। मई क्या दूसरा और तीसरा हफ्ता इस हवाले से बताया जा रहा है कि अच्छा खासा खतरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह उन हालात को खैर खैरियत से रखे। टेक्निकली क्या हो रहा है इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर्स के खदशात, बिल्कुल जी, डॉक्टर्स के खदशात आपने सुने। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। कल हमने आपकी गुफ्तगू भी सुनी जिसमें आप कह रहे थे कि लॉकडाउन में हरगिज़ नरमी ना बरती जाए। आप फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, आप ऐसे क्या हालात देख रहे हैं जिस पर आप ये गुजारिश करने पर आपको गुजारिश करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन में नरमी ना करें? थैंक यू वेरी मच जी। एक तो ये चीज़ कि हमारा इसमें नहीं है, इट इज़ नॉट इशू ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या डॉक्टर अशरफ निज़ामी का है। और हम ये समझते हैं, और ये दुनिया सारी समझती है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि हम दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे हमसाया मुल्क में कुछ हो जाएगा और पाकिस्तान उससे बचा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के एक सूबे में कुछ ना कुछ हो जाएगा और दूसरा सूबा उससे महफूज रह जाएगा। दुनिया ने जो ये एलिमेंट देखा, ये सारे एक्सपीरियंसेस की गए कि पार्शल लॉकडाउन करना है, खुले रहने देना है, हर्ड इम्यूनिटी एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि इज्तमाही क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाएगी तो लोग खुद ब खुद वो ठीक हो जाएंगे। और ये बयानिया करना कि अल्टीमेटली तो हर एक बंदे ने इससे इन्फेक्ट होना ही होना है।
ये चीज़ें जो थी इसको प्रोपोगेट कर रहे थे दो बड़े आलमी लीडर थे, जिनमें बोरिस जॉनसन थे और दूसरे प्रेसिडेंट ट्रंप थे। देखने में ये आया कि उनको अपने इस बयानिया के खिलाफ, उनकी अपनी इस सोच के खिलाफ जो वहाँ पे साबित हुआ कि उनको फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। इटली की मिसाल हमारे सामने है कि वहाँ पे जैसे लाशें गिर रही हैं, जैसे लोग अपनी ज़िंदगी के से हाथ धो रहे हैं, वो सब लोगों ने देखा है। स्पेन के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमने देखा है। चाइना के अंदर जो कुछ हुआ है वो हमने देखा है। चाइना ने भी पहले इसी किस्म की ईजी पॉलिसीज़ अपनाई थी। हम चाइनीज़ कंसर्न लोगों के साथ, जो वहाँ पे कंसल्टेंट्स हैं, जो वहाँ पे की एसोसिएशन है, वो बातचीत करते हैं, उनके साथ हमने कोई 3 घंटे की लंबी मैराथन की है, मतलब साइंटिफिक जो है वहाँ पे। नतीजा उसके साथ यही निकला कि आप दुनिया के अंदर जो कुछ होगा उससे सबक हासिल करें और वो तजर्बात ना करें कि जो दुनिया पहले कर चुकी है। आज हुकूमत जो करने जा रही है कि हुकूमत ने पार्शल खोल दिया, ये तस्करा करना कि जी चूँकि लोगों की मुआशी मसाइल हो जाएंगे, लोग भूख से मरने शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। गो कि ये मेरे परवरदिगार का एहसान है, अल्लाह ताला का ये फरमान है कि किसी शख्स पे भूखा नहीं मरेगा। और इस खित्ते के अंदर, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर, ये मेरा ईमान है, ईमान मुस्तहकम है कि भूख से कोई नहीं मरेगा। आज भी पिछले दिनों के अंदर से जो अमवात हुई हैं वो कोरोना वायरस से हुई हैं, भूख से नहीं हुई। ये हमें याद रखना चाहिए। आज जो कहा जाता है और हमने जो देखा है और साइंस ने जिस तरह को बताया है कि 90% लोग जो होते हैं उनके साथ अगर सिम्टम्स आती हैं तो हल्की आती हैं, वो लोग अज खुद ठीक हो जाते हैं। 20 में से 16% लोग हैं जिनको के जाके मेडिकल सहूलत की जरूरत होगी। डॉक्टर साहब, जब ये 90% और 10% की बात की जाती है तो लोग उससे तासुर लेते हैं जैसे वाकई इस मुल्क में 100 लोग बसते हैं और उनमें से 90 ठीक हो जाएंगे और 10 शायद बीमार हो जाएंगे और उन 10 में से भी आगे 1-2% जो हैं वो फौत हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल है लोगों को ये कन्विंस करना कि ये 22 करोड़ अफराद का मामला है। अगर हम इसमें से 10% इन्फेक्शन की बात करें तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद बनते हैं और फिर उसके बाद उनमें से 2% का डेथ रेट की अगर हम बात करें तो ये सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है। क्या आप पाकिस्तान की सूरत हाल को क्या आप उस ट्रेंड पे जाता हुआ देख रहे हैं और ये सूरत हाल क्या मई तक महदूद रहेगी या मई के बाद भी आपको ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लियरली कल कहा है, आई एम श्योर कि आपने भी देखा होगा, आपके नाज़रीन ने भी ये देखा होगा कि उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टॉप। ये आइंदा 2 सालों के अंदर WHO इसको देख रहा है कि ये मसाइल इस कोविड-19 का हमारे ऊपर असरात रहेंगे। पाकिस्तान उससे अलग नहीं रह सकता। ये हमारा हमसाया मुल्क है कि इंडिया है, उसने तकरीबन वैसी फैसले किए जैसे हमने किए, लेकिन चूंकि वो इंडिया लिहाजा हम उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे साथ जो हमारा हमसाया बनता है इन अ वे दैट इज़ द बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वहाँ पे स्ट्रिक्ट वो फैसले किए जिनका हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और आज से नहीं, हम ये फरवरी से ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि खुदारा ऐसे इकदाम उठाएं, लोगों के बारे में सोचें। बांग्लादेश ने किया, वहाँ पे डेथ रेट भी नहीं है, वहाँ पे जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो लोग भी कम हैं। सो एक जो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हम समझते हैं एज PMA, एज अ डॉक्टर, एज प्रोफेशनल, कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। आप लोग तज्जिया कीजिएगा, आप मतलब बड़ी रिसोर्सेज वाली ये सारी हुकूमत होती है, अपना तज्जिया करें, तज्जिया करने के बाद फैसला करें, मुशावरत ना लें। अगर आप समझते हैं मुझसे मुशावरत लेनी है, एक तो ये आप जहन में रख लीजिएगा कि ये मजहबी इशू नहीं है। जो एक कहा जाता है जी मसाजिद के साथ ऐसे बढ़ावा दे के हम बातें करते हैं कि मसाजिद, दिस इज़ अ मेडिकल इशू। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये सेहत का इशू है, ये और किसी चीज़ का नहीं है। ये ना तहजीबों का इशू है, ना ये मज़हब का इशू है, ना ये तिजारत का इशू है। आप चाहते हैं कि लोगों को खुश रख के उनके साथ करनी है, उनके साथ अगर आप बात चाहते हैं और अपने रिसोर्सेज को देखें। मैं जानता हूँ मेरे घर में क्या है, मेरी सहूलत क्या है, मेरे पास है क्या। हमारे पास आपसे बेहतर कौन चाहता है, मीडिया के अफराद के दोस्तों के साथ और हुकूमत से बढ़ के कौन जानता है कि हमारे पास जो मेडिकल एक्सपर्टीज है, हमारे पास जो तिब्बी सहूलियत देने के लिए हम तो पहले फुकदान में है। बिल्कुल सर, ये इस हवाले से हम भी आगाही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में आगाही फैले इस हवाले से। और हम जैसे अब डॉक्टर साहब को भी आप सुन रहे हैं, अशरफ निज़ामी साहब भी कह रहे हैं कि जी आप अपने घरों में महदूद रहें और हुकूमत अपनी रिट इन्फोर्स करे, ये लोगों की जिंदगियों का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने का। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर रहे थे। एक बार फिर से उनकी तरफ जाएंगे। जी सर, प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अभी मेरी फैसल ईदी साहब के साथ, जो कि ईदी फाउंडेशन के अफसर बरा है, और सब हम लोग जानते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत कैसे हैं और कैसे और हालात के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी ने यहाँ काम किया। अभी अब मेरे साथ फैसल ईदी बता रहे थे कि पंजाब के अंदर बिलखसूस ये जो चीज़ है ये वर्सन हो रही है। ये जो लोग हम लोगों को खैरात और ये सारे के सारे सदकात के ज़रिए से भी चीज़ें कर रहे हैं, जो खुराक बांटने के लिए खाते जा रहे हैं, तो उन्होंने खदशा जाहिर किया है, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा कि हर दूसरा बंदा यहाँ पे खांस रहा है। तो खुदारा इट इज़ अ वेरी मच अलार्मिंग सिचुएशन। इस अलार्मिंग सिचुएशन की खातिर जो है हुकूमत को भी अपने इकदाम जो उसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए और वो फैसले जो उन्होंने फैसले किए हैं, क्या मतलब लिया जाए इस बात का कि हर दूसरा बंदा खांस रहा है? सीजनल फ्लू भी हो सकता है ये, लेकिन फैसल ईदी साहब के, जी मैं फैसल ईदी साहब के वो लफ्ज़ जो उन्होंने मुझे कहा, और उन्होंने ही आस्क्ड मी दैट आई हैव टू कन्वे कि ये जिस तरीके से बढ़ रहा है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है और हमें पता नहीं है कि कौन लोग जो हैं वो कोरोना के साथ मुतासर हैं। लाखों के अंदर लोग हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना से मुतासर हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बड़ी बात करें कि अगर लाखों के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना से मुतासर हैं पाकिस्तान में। ये बिल्कुल मैं ऐसे ही कह रहा हूँ और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम टेस्टिंग करेंगे, आज WHO सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कह रहा है कि टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी जो परसेंटेज हमारे साथ दे रही है, जो 10,000 के अंदर एकदम से नंबर आगे बढ़ के आया है, ये सिर्फ उसी लिए आया कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कुछ बेहतर हुई है। अगर पाकिस्तान के अंदर हम और टेस्ट करेंगे, एट रैंडम टेस्ट करेंगे, तो देन यू विल कम टू द कंक्लूजन कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है कोरोना कोविड-19 के कितने पेशेंट्स आते हैं। तो हमारी जो गुजारिश और इल्तमास है इसी तरह से कि हुकूमत को, इदारों को, एक तो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ाना होगा, और दूसरा ये कि लॉकडाउन पॉलिसी इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। लेकिन खुदा ना करे कि 2-3 हफ्ते के बाद अगर इन्होंने ये गौर किया, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेट एंड टू लेट। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगर हम लॉकडाउन में नरमी करते हैं तो आप क्या इसके रिपोर्शन देखते हैं आने वाले 2-3 हफ्तों में इसके? फिर आप देखें, आप कराची के अंदर दोस्त बैठे हैं, आप देखते हैं कि सुराब गोट के अंदर क्या हो रहा है, सदर के अंदर क्या हो रहा है, बाकी शाहराहों के ऊपर कैसे है, लाहौर के अंदर जो जैसे सड़कों के अंदर रेल पेल जो नज़र आ गई है। अभी तक हमने अपने ग्राफ को पाकिस्तान में और बड़े शहरों में उसको कंट्रोल इस वजह से कर लिया था क्योंकि रिलेटिवली वहाँ पे लॉकडाउन बेहतर था। अब इसके अंदर जो रिलैक्सेशन, सो कॉल्ड रिलैक्सेशन करके और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर हुकूमत उसको रख रही है, उसके साथ आके अब जो है ये सारे के सारे हमारे जो है नंबर ऑफ द अफेक्टेड पीपल ये बढ़ रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि कुछ अपने शाह साहब की, आपके सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब की, कि उन्होंने फरमाया कि अस्पतालों के अंदर हमारे पास जगह नहीं है। अब यही कि आप चाहते हैं कि पंजाब जो कि 12 करोड़ आवाम है, जहाँ के पंजाब के अंदर भी यही वाला सूरत हाल यहाँ पे आ जाए। तो ये डॉक्टर साहब जो अब आप जैसे बता रहे हैं कि ये आदादोशुमार लाखों में हो सकते हैं जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं, सिर्फ आप पंजाब की बात बता रहे हैं, लेकिन और ये आप अंदाजे की बुनियाद पर नहीं कह रहे, ये आप जो लोग ऑन ग्राउंड हैं उनसे बात करके आपको ये लग रहा है कि ये तादाद लाखों में हो सकती है। मैं एक अर्ज कर देता हूँ। हमने जो टेस्ट किए, उन टेस्ट के अंदर से आके 10% ऑफ द पीपल हैव बिकम पॉजिटिव। सही। 10% लोग जब मुस्बत हुए हैं तो इसके साथ सिंपल ये मैथमेटिक्स का असूल है कि उसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जबकि आपके पास रिसोर्सेज या वसाइल ऐसे नहीं है। सही। और उसी को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आप जब टेस्ट करेंगे, अगर आपका वक्त मतलब बहुत कीमती है, मैं कह दूं कि हमने हुकूमत पंजाब से यहाँ एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन रिक्वेस्ट की कि लाहौर के 9 टाउन हैं कि यहाँ पे एट रैंडम आप 1000 टेस्ट करें एक टाउन के अंदर। जो लोग हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कितने हम में से कैरियर हैं, कितने लोगों को ये इफेक्ट हुआ और कितने लोग सेहतमंद हो चुके हैं। रैंडम टेस्टिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी के हवाले से हम भी अपने प्रोग्राम में आवाज उठाते रहे हैं। बहुत ज़रूरत, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब भी कह रहे थे, बहुत ज़रूरत है कि टेस्टिंग फैसिलिटी को और एबिलिटी को बढ़ाया जाए और बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया जी इस हवाले से मैं आगाही फराहम करने का। लॉकडाउन के बाद मुतासरीन की इमदाद के लिए कोरोना रिलीफ फंड टेलीथॉन नशरियात में शहरियों, समुंदर पार पाकिस्तानियों, सनतकारों, शोबिस शख्सियात और खिलाड़ियों की तरफ से भरपूर इमदाद का ऐलान किया गया और 3.25 अरब रुपए से जायद रकम कल जमा की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीथॉन में शिरकत की और कहा
कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की जमा पूंजी ख़त्म हो रही है। ऐसे में एहसास प्रोग्राम जैसा शफाफ प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। क्या कहा इमरान खान साहब ने, आपको सुनवाते हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया। 13 करोड़ लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया। कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सिंध के अंदर हुआ है, जिधर हमारी गवर्नमेंट नहीं है। जिधर गुर्बत ज़्यादा है उधर ये पैसा जा रहा है। 144 अरब रुपया एलोकेट किया है। 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 6 महीना चलता है, ये तो हमें पता है कि अब हमें कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये उन लोगों की मदद करेगा जब तक के लोगों के कारोबार, ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती। तादाद लोगों की, मुस्तहिक लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए ये पैसे इकट्ठे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मामून खुसूसी बराए इत्तलात मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म के एहसास टेलीथॉन के ज़रिए जो हमने देखा कि तकरीबन 2.25 अरब रुपए के, पूरे 3 अरब रुपए के जो इमदाद जमा हुई, जो डोनेशंस जमा हुए, ये पैसे किस मद में हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, क्या तरजीहात हैं, इस हवाले से ज़रा आगाही फराहम कीजिएगा। मुश्किल के वक्त हम अपने दुखी बहन भाइयों को नहीं भूलते और उन्हें हमेशा मुश्किलात के तदारक के लिए याद रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अपील पे जो मुहैयर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दी हैं, ये उनकी कायदाना सलाहियतें और उनकी क्रेडिबिलिटी पे मोहर है। अब इस पैसे का, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके अमीन बने हैं और लोगों ने अपनी अमानतें उनके हवाले की हैं ताकि वो हकदारों तक इनको पहुँचाएँ, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक रोड मैप बनाया है, एक पूरा स्ट्रक्चराइज किया है रिलीफ प्रोग्राम, जिसके अंदर कौम की दी हुई पाई जो है उसकी अमानत समझ के इस कौम की उसको ख़र्च किया जाएगा और उसका मसरफ़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ पिसे हुए तबकात, मुस्तहिक और नादार अफराद और अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अवाम होंगे। अच्छा, अब ये कहेगा कि मुल्क भर में कारोबारी तबका जो है वो शदीद परेशान है। नौबत अब जेल भरो तहरीक की बातों तक आ पहुंची है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ इस मामले पर अब कोई वाज़ेह लाएमल क्यों मुरतब नहीं कर पाई? सूबाई हुकूमतें कमरे में बैठ के उन फैसलों की तौसीक करती हैं और टेलीविज़नों की स्क्रीन पे जाके उनकी मुखालफत करती हैं। तो ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाली पॉलिसी जो है उससे भी सूबाई हुकूमतों को बाहर आना है। ओनरशिप लेनी है। अगर आपने फ़ैसला किया तो ज़िम्मेदारी लें और कौम को बताएं कि हाँ, हमारे हालात, वाक़यात और सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कदम उठाया और आप आज़ाद हैं। आप 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार हैं, तो आप हिचकिचा क्यों रहे हैं और ये ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म के कंधों पर क्यों डालना चाहते हैं? इस जिम्मेदारी को आप उठाएं और अवाम के मफाद में जो कदम उठाया जाता है उसमें लैतो लाल नहीं होता, उसके अंदर कमिटमेंट होती है, जज्बा होता है और वो जज्बा दिखाएं, लोगों को कोरोना से भी बचाएं, गुर्बत, अफलास, भूख और बेरोज़गारी से भी महफूज रखने के लिए चीज़ बनाएं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मामून खुसूसी बराए इत्तलात मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थी। अभी जैसे हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निज़ामी मौजूद थे और वो बता रहे थे जी कि रैंडम सैंपल लिए जाएं तो उसमें से भी पता नहीं कितने पॉजिटिव आ जाएंगे। जैसे हम सखर की सूरत हाल देख रहे हैं कि जहाँ आदम शाह कॉलोनी में 44 अफराद के रैंडम सैंपल लिए गए और उसमें से 17 पॉजिटिव आए हैं। ये एक किस किस्म की सूरत हाल है जिसमें हम सबको बहुत मोहतात होने की जरूरत है। बिल्कुल जी, हम सबको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है और जैसे डॉक्टर्स बार बार इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि सख्त से सख्त लॉकडाउन करवाया जाए, इसलिए वो लोग जो कि हमें देख रहे हैं प्लीज़ गैर ज़रूरी तौर पे अपने घरों से बाहर ना निकलें, घरों में इबादत करें। कल की ज़रा टेलीथॉन के वाले से दोबारा से बात करें। कल की टेलीथॉन में साबिक कप्तान वसीम अकरम, जावेद मियादाद और वकार यूनुस ने भी इस एहसास टेलीथॉन में भरपूर शिरकत की। जावेद मियादाद कहते हैं कि मुल्क अब बेहतरीन हाथों में है, ये आजमाइश भी गुजर जाएगी। दूसरी जानिब वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तानी कौम चैरिटी करने में सबसे आगे है, इस बार भी दिल खोल कर अतियात दिए जाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान इज इन गुड हैंड, तो ये भी आजमाइश है और इंशाल्लाह निकल जाएगा। इमरान भाई को ये कहूँगा कि इमरान साहब पीएम साहब को मेरे से कोई एक दफ़ा मीटिंग कर लें, यहाँ तक कि मेरे पास वो आइडिया है कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी। मुझे पता है सिंस आपके साथ हम 90 से शुरू हुए थे
चंदा जमा करने, उनके दिल बहुत बड़े हैं और वो जरूर थे। पर आई थिंक जो मैंने नोट किया है पिछले 1-1.5 हफ्ते में कि हम आई थिंक थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो गए। बार बार यही कहता हूँ सबको कि छुट्टियां नहीं है ये। सो अगर आपने वॉक भी करनी है तो डिस्टेंस देखे करें, उस टाइम पे करेंगे, लोग थोड़े कम हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो उठ खड़े होंगे और इस वक्त में पाकिस्तान की हेल्प करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज हमारी कोई वक़्त नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज हमारी कोई वक़्त नहीं है। लेकिन जवाब जावेद मियादाद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास मुझसे मीटिंग करने, मेरे पास ऐसी तजावीज़ भी है कि पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। That's incredible। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल ने एक अहम इकदाम उठाया है, जिसके बाद अब टेस्ट के लिए तशखीस टेलीफोन पर ही मुमकिन होगी। कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग जोन कायम कर दिया गया है। मरीज की जांच पड़ताल का अमल टेली स्क्रीनिंग के जरिए मुमकिन बनाया जाएगा, जिसमें मेडिकल ऑफिसर टेलीफोन लाइन पर कोरोना की अलामात को जांचने के बाद मरीज की रहनुमाई करेंगे और साथ ही ये तय करेंगे कि उनको अस्पताल आकर टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। ये सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। ज़रूरतमंद अफराद के लिए टेस्ट भी बगैर मुआवजे के किया जाएगा, जबकि इसकी फीस 7,900 रुपये है। कोरोना वायरस की अलामत की सूरत में अस्पताल के दिए गए नंबर या वेबसाइट के जरिए वक्त लिया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आगा खान यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और फैमिली मेडिसिन के चेयर डॉक्टर उनाब खान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएगा कि ये मुमकिन कैसे होगा कि हम टेलीफोन के थ्रू या हम ऑनलाइन हम किसी स्काइप के थ्रू तशखीस कर सकें इस मर्ज की। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखिए, टेली स्क्रीनिंग का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम तशखीस नेसेसरीली कर सकें। अच्छा। लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट हैं पूरे मुल्क के अंदर ही, स्क्रीनिंग के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि हम मालूम कर सकें कि आया इस मरीज को वाकई ज़रूरत है टेस्टिंग की या इनको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आइडियली स्पीकिंग हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती तो हम हर इंसान का टेस्ट करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत प्रेशियस टेस्ट हैं पूरे मुल्क के अंदर ही, हम चाहते हैं कि जिन लोगों को वाकई में अलामात हैं और जिनके वाकई में रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको स्क्रीनिंग के थ्रू मालूम कर सकें और फिर उन लोगों को टेस्टिंग के लिए भेजें। पर साहब, ये जो वाकई का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ना, इस वाकई के लफ्ज़ की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीजनल फ्लू, कफ्स और बहुत सारी दीगर, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बात नहीं करते लोगों से, वो सेल्फ आइसोलेट हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो डॉक्टर के पास जाने से भी कतराते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखिए, स्क्रीनिंग जो है, हमें ये पता है कि कोरोना वायरस की बहुत सारी जो अलामात हैं वो वही हैं जो कि कॉमन कोल्ड की और कॉमन फ्लू की हैं, है ना। जब हमने भी अपने मरीजों को देखा है तो हमें पता है कि जो 70% लोग जो पॉजिटिव आते हैं उनको बुखार खांसी होता है, लेकिन जो 68% हैं जो कि नेगेटिव होते हैं उनको भी बुखार खांसी होता है। तो जो स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस हैं वो हमें ये मालूम करने में अंदाजा देते हैं कि आया कि आपका एक्सपोजर हुआ है किसी से कि नहीं, या आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी हो कि आपको वायरस हो चुका हो ये कि नहीं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको टेस्टिंग पे जाने की जरूरत है कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है क्या, लेकिन अलामात और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हमें इजाजत देते हैं कि हम समझ सकें कि टेस्टिंग की जरूरत है कि नहीं। तो स्क्रीनिंग कभी भी 100% सेंसिटिव नहीं होती ना, हमको हर एक का नहीं बताएगी, लेकिन हमें अंदाजा दे देती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो हमारे पास टेस्टिंग किट्स जो कि ऑलरेडी बड़ी जो है महदूद हैं वो ज़ाया हो। या आपने बात अच्छी की। अच्छा, अभी बताइएगा करंटली इस वक्त अस्पतालों में क्या सिचुएशन है कोविड-19 को लेकर? देखिए, हम सबको पता है कि रोज़ बरोज़ जो हमारे पास पॉजिटिव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, और हमें जिस तरीके से पॉजिटिव्स आ रहे हैं ये भी हमें सिर्फ टेस्टिंग के थ्रू ही पता है। तो अगर हम एक इंसान को टेस्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है और हम उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं सारे के सारे प्रोविंसेस में, ताकि हम जल्दी से उन बाकी लोगों को भी पकड़ सकें जो उस शख्स की वजह से उनके पॉजिटिव होने के चांसेस हों। अस्पतालों में भी मरीज आ रहे हैं, मरीज एडमिट भी हो रहे हैं, कुछ मरीजों को वेंटिलेटर पे डालना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मरीज जो है वो शफायाब होकर घर भी जा रहे हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर नाब, इस हवाले से हमें आगाह करने का जी। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं मुल्क के मायनाज फनकार अली ज़फ़र की। उन्होंने, जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जब आप आते हैं तो अगर आप सियासत में और इख्तलाफात में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके पास कुछ रह नहीं जाता बात करने के लिए। अली ज़फ़र ने इस हवाले से एक गाना तैयार किया। चलो आओ मिल के ज़रा रंजिशें ख़त्म करें और ज़रा मिल बैठ के बात करें।
एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन सुनते हैं, हेडलाइन सुनने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपके सामने बड़ी दिलचस्प डिस्कशन रख रहे थे, अली जफर ने इस हवाले से रखी है। कुछ जगहों पे अब अच्छी खबरें ये सामने आना शुरू हुई कि एक पोटेंशियल वैक्सीन के हवाले से काम शुरू हो गया है। कल आपने देखा जैसे बरतानिया में उसके ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल शफात, लेकिन बात वो ये है कि जो ट्रायल्स का भी जो टाइम होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि पहले देखते हैं कि अच्छा इससे कोई फादियत भी है, और उसके बाद कि इसके रिपरकशन ना हो ये मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अगर कोई वैक्सीन अभी तैयार हो भी जाएगी तो वो फौरी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि आज सजेस्ट करें और क्या वो कामयाब होगी या नहीं जान बचाने में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है शबाब। जी जनाब, और पाकिस्तान ने भी इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट की है। आपने देखा चंद दिन पहले डाउ यूनिवर्सिटी ने IVIGs बनाए थे जो कि उन मरीजों के प्लाज्मा से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। इस हवाले से भी स्टोरी शामिल करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत कुछ है शो में, लेकिन सबसे पहले क्या होता है जी? टॉप स्टोरीज। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स और साइंसदानों की एक अहम कामयाबी सामने आई है। नेशनल बायो एथिक्स कमेटी ने डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से जो IVIGs तैयार किए गए थे, इंटरवीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि ख़ास तौर पे उन पेशेंट से एक्सट्रैक्ट की गए हैं जो कि कोविड से जो है सेहतयाब हो चुके हैं। बिल्कुल जी, और जो क्लिनिकल तजुर्बात की मौजूद है। इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक में भी कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया है और उम्मीद है कि सितंबर तक वैक्सीन का इस्तेमाल मुमकिन हो सके। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइंसदान और चेयरमैन टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने देखा है जो खबरें आ रही हैं पूरी दुनिया से, जर्मनी ने वैक्सीन के ट्रायल शुरू किए हैं, बरतानिया ने कल से ट्रायल शुरू किए हैं, चाइना काम कर रहा है पोटेंशियल वैक्सीन पे। आपको क्या लगता है कितना वक्त मजीद दरकार है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल कोई दुनिया की 80 कंपनियां इस पे काम कर रही हैं वैक्सीन डेवलपमेंट पे, और सब अलग अलग किस्म की वैक्सीन तैयार कर रही हैं। इसमें से 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड तो ये बहुत बाद में आए। इससे पहले चाइना की कई कंपनियां हैं जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। एक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जो कि वुहान में है, उन्होंने बीजिंग और एक और बीजिंग में कंपनी है, इन दोनों कंपनियों को क्लिनिकल ट्रायल्स फेज़ 1 की इजाज़त दे दी गई है। और टियानजिन में एक कंपनी है, वो वहाँ पे उन्होंने एक मिलिट्री एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ मिलकर वो फेज़ 2 तक पहुँच गए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो बरतानिया तो बहुत पीछे है, लेकिन ये सब सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स अब शुरू हो रहे हैं। इस पे तकरीबन 12 से 18 महीने लगेंगे इससे पहले कि ये बड़े पैमाने पे ये अवेलेबल होती हैं। ये ऑक्सफोर्ड में जो क्लेम कर रहे हैं कि हम सितंबर अक्टूबर तक ले आएंगे इसको मार्केट में, अब तो ये पता ही नहीं कि ये कामयाब होगी या नहीं जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाते। और फिर अगर आप ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश करते हैं तो उससे खतरा भी होता है, क्योंकि अगर सही तरीके। डॉक्टर साहब, यानी कि जैसे भी आप बात करें कि क्लिनिकल ट्रायल्स में तकरीबन कोई अभी जैसे अगर स्टेज 2 में भी चला गया तो उसमें इट टेक गुड 18 मंथ्स। अगर हम फिर पॉजिटिव भी हो इस वैक्सीनेशन के बारे में तो हमें ये होना चाहिए कि ये 2021 में कोई वैक्सीनेशन इसके वाले से आएगी। इस साल कोई ऐसी वैक्सीन हम नहीं देख रहे? जी हाँ, 2021 के सेकेंड हाफ में दूसरे जुलाई के बाद ये वैक्सीन आएगी, और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं उनको वैक्सीन कोई फ़ायदा नहीं देगी। ये उसका इलाज नहीं है, ये प्रिवेंटिव है कि वैक्सीन आपने ले ली तो अगर फिर हमला होता भी है तो उस पर रुकावट बनेगी या फिर इतने शिद्दत से हमला नहीं होगा। तो ये अगर समझ रहे हैं कि अगर जो लोग बीमार हो गए उनको वैक्सीन दे के उसका इलाज हो जाएगा, ये भी गलत है। इससे कोई क्यूरेटिव नहीं होगा वैक्सीन से, ये सिर्फ बीमारी के आने को रोकता है, न कि इलाज के तौर पे आता है। इलाज के लिए आपको जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं
जो मार्केट में हैं उन्हीं पर इन्हिसार करना पड़ेगा, क्योंकि नए ड्रग बनने में तो 5 से 10 साल लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अप्रोच ये भी है, हम बहुत सारे आलमी जरीदों में देख भी रहे हैं कि जब तक बीमारी का सोर्स या वायरस का इब्तिदा जहाँ से हुई है, जब तक उसका सही तरह पता ना चलाया जा सके, वैक्सीन की तैयारी में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। वैक्सीन किसी हतमी तजर्बे तक, किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सकती। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से ये वायरस सामने आया हो? सबसे पहले तो वैक्सीन की तैयारी का वैक्सीन के उसके जो वायरस के सोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वायरस के स्ट्रक्चर से ताल्लुक है कि उसकी साख्त क्या है, उसके बाहर कौन सी प्रोटीन लगी हुई हैं, क्या उसके आरएनए का स्ट्रक्चर है, और उसके हिसाब सामने रखते हुए फिर वैक्सीन तैयार होती है। किसी भी सोर्स से आया हो, वैक्सीन तैयार करने का जो ताल्लुक होता है उसके वायरस के स्ट्रक्चर से होता है, और उसी बुनियाद पे वैक्सीन शुरू होती है। ये कहाँ से आया, इस पे जो साइंस जो अभी तक एविडेंस है वो यही है कि ये चमगादड़ें कुछ पाई जाती हैं वुहान के पास, और वहाँ से ये माइग्रेट हुआ। उनके अंदर जो वायरस होता है वो बहुत मिलता जुलता है कोविड-19 के वायरस से। इसका पूरा स्ट्रक्चर कराची यूनिवर्सिटी में जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में किया गया है, और ये पाया गया है कि ये तकरीबन उसका आइडेंटिकल है उस वायरस से। सिर्फ 9 जगह पर तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, इसमें म्यूटेशन हो चुकी हैं उस वायरस से जो चाइना में पाया जाता है। तो ये जो वायरस है ये प्रोबेबली वहीं से आगाज़ हुआ, पहले एनिमल्स में माइग्रेट किया म्यूटेशन होकर, और फिर जानवरों से फिर ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में फिर ये इसकी माइग्रेशन हुई। लेकिन ये थियोरी के साथ ये बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार हो रहे थे अमेरिका में या चाइना में, और वहाँ से लीकेज हुई, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। ये बायोलॉजिकल वेपन्स पे यकीनन काम अमेरिका की लेबॉरेटरी में हो रहा था। वहाँ पे माउंट डेट्रिक के अंदर लीकेज हुई थी कुछ वायरसेस की, और वो फिर बंद कर दिए गए थे। अगस्त 2019 में सील कर दिए गए थे, लेकिन क्या वो वहाँ से ये फैला है और फिर लोग अमेरिका से चाइना लेकर आए हैं या चाइना में किस्म के कोई कंफर्म जो है वो सबूत सामने नहीं आया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएगा कि क्लोरोक्विन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही थी, लेकिन ये भी देखा गया फिर कि अमेरिका में क्लोरोक्विन की वजह से अमवात भी हुई। तो क्या हमें पॉजिटिव होना चाहिए, क्लोरोक्विन में इलाज है इस वबा का? बात यह कि इसके बारे में जो अभी तक स्टडीज़ हुई हैं, जो अकेला हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन इस्तेमाल हुआ है, उसमें जो स्टडीज़ हुई हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो इसकी स्टडीज़ एंटीबायोटिक्स के साथ मिलकर, एजिथ्रोमाइसिन के साथ मिला के स्टडीज़ हुई हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी, उसके अंदर यकीनन फ़ायदा हुआ है। एक फ्रांस के अंदर स्टडी हुई है, मार्से जो शहर है वहाँ पर 1063 पेशेंट्स के ऊपर, और वहाँ 93% पेशेंट्स के अंदर बहुत फ़ायदा देखा गया है इससे, कॉम्बिनेशन थेरेपी से। लेकिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अकेले जहाँ इस्तेमाल हो रही है या क्लोरोक्विन, तो उसमें बल्कि मोर्टेलिटी रेट जो है, अमवात की शरह जो है वो बड़ी है, और इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी स्टडीज़ जारी हैं। पाकिस्तान में भी जो हमारा टास्क फोर्स है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी हो रही है इस कॉम्बिनेशन पे। इंशाल्लाह हफ्ते 10 रोज़ में आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब सर डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। उन्होंने जो IVIGs तैयार किए हैं, जो उनके ऊपर बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन भी किया, दे आर एंटी कोविड। आपको क्या उम्मीद है कि क्या ये प्लाज्मा थेरेपी, ये IVIGs काम करेंगे? क्या उम्मीद है आपको? जी, इसके अंदर एक तो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है कि प्लाज्मा आप आइसोलेट करें, और ये दुनिया में ये एक स्टैंडर्ड तरीक़ाकार है जो बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, और इसके कोविड-19 के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे अमेरिका में अस्पताल भी इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे यहाँ भी डॉक्टर ताहिर शमसी की निगरानी में ये काम किया जा रहा है। और एक जो है प्योरीफाइड इम्यूनोग्लोबुलेंस के ऊपर भी अभी जैसे आपने कहा कि उसकी अप्रूवल दी है उनकी जो एथिकल बॉडी है, लेकिन ड्रैप की अप्रूवल मिलनी बाकी है, और ड्रैप की अप्रूवल जैसी मिल जाती है तो इसको भी यकीनन एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ उनसे निकाली जाएं जो बीमार हो चुके हैं और फिर ठीक हो चुके हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ निकाल के इलाज किया जाए, या फिर इम्यूनोग्लोबुलेंस से इलाज करने की कोशिश जाए। लेकिन इसमें जो बड़ा मसला होगा वो लार्ज स्केल अवेलेबिलिटी का मसला बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। कह रहे थे कि जब भी हम किसी नए ड्रग के बारे से बात करते हैं तो ये बात जो है इसको याद रखिएगा कि नया ड्रग बनने में कोई तकरीबन 5 से 10 साल लग जाते हैं, जिसपे अरबों डॉलर का खर्चा भी होता है। जी जनाब, आगे बढ़ते हैं जी। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने
कारोबारी इदारों को ये तरगीब देने के लिए कि वो अपने मुलाजमीन को ना निकालें, और जाहिर है चूँकि जो कारोबारी अफराद हैं उनके ऊपर बड़ा बर्डन है कि वो अपने जो लोग उनके पास उनके कारखानों में उनके कारोबारी इदारों में काम कर रहे हैं उनको तनख्वाहें भी तो देनी है। तो स्टेट बैंक ने जी एक और उनको ऑफ़र दी है, और वो ऑफ़र ये है कि जो पहले कहा गया था कि अब आपको 50 लाख का लोन देंगे, उससे आप तनख्वाहें अदा कर लें, तो उस पर 4% मार्कअप की बात की थी। अब कह रहे हैं कि जनाब अब वो मार्कअप 4% से गिरा के 3% तक कर दिया गया है, जबकि बैंकों के हवाले से कहा गया है कि उनको सिफर मार्कअप पे कर्जे दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने बैंकों की तनख्वाहों की अदायगी के लिए खाते खोलने की हिदायत करते हुए ये बात वाज़ेह की है कि अप्रैल की तनख्वाहों की रीफाइनेंसिंग फौरी हासिल की जा सकती है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके मारूफ कारोबारी शख्सियत और सनत का खालिद तवाब साहब से बात करें, और उनसे हमारा रब्ता भी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी खालिद तवाब साहब, ये बताइएगा कि स्टेट बैंक की जानिब से नई मराद को आप बतौर एक कितना पुरकशिश समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस जो है ये फैला हुआ है और इसके जो कैजुअलिटीज़ हो रही है सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो एक नया तूफान है वो इकोनॉमिकल तूफान है। और इकोनॉमिक तूफान के अंदर ख़ास तौर पे जो प्रायोरिटी है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। पूरी दुनिया ने इसको मुख्तलिफ तरीके से एड्रेस किया है। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म ने पहले दिन से ही कोशिश करी कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंट्रोल किया जाए और लोग जो है वो भूखे ना रहे या भूख से ना मरे। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये स्कीम करी कि जो आप सैलरीज है महीने की 3 महीने का टाइम रखा है उन्होंने, अप्रैल मई और जून का। देखिए, ये इसमें गवर्नमेंट ने भी पूरी कोशिश की है कि आप हमसे 4% ये इंटरेस्ट पे पैसा ले लें और लोगों को बेरोजगार ना करें, बल्कि उनको रोजगार जो है वो फराहम कर दें। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो सनतकार हैं उनकी भी एक अच्छा और वो है कि वो एक लायबिलिटी ले रहे हैं इस स्कीम के तहत। ये जो आज ये अप्रैल मई और जून की सैलरीज लेंगे एडवांस में वो देंगे, और इसका जो रीपेमेंट्स है वो जनवरी 2021 से खालिद तवाब साहब, एक बड़ा मसला ये आ रहा है, हम एक वैसे थोड़ी सा आपकी आवाज़ हम कट के आ रही है, हम कोशिश करते हैं ज़रा दोबारा आपसे राब्ता करें। एक बड़ा मसला इस सारे प्रोसेस में है कि सर्विसेज सेक्टर इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, वो तो चल रही हैं और सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करके उनका काम जारी है, लेकिन प्रॉपर SOPs अडॉप्ट करके, लेकिन वो सेक्टर्स जो कि सर्विसेज से रिलेटेड नहीं हैं उनके लिए कैश फ्लो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और अगर कैश फ्लो नहीं है और वो मज़ीद कर्जा ले लेते हैं बैंक से, तो फिर उसका मार्कअप कैसे अदा होगा, और तनख्वाहों की मद में मज़ीद अपने ऊपर लायबिलिटी वो क्यों रखेंगे, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल। हम कोशिश करते हैं खालिद तवाब साहब से एक बार दोबारा रब्ता करें और ये सवाल उनके सामने थ्रो करें। क्या हमारा रब्ता उनसे हो सकता है? अच्छा, तो आपने अभी लायबिलिटी की जो बात की, वो आपने बात बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि यहाँ पर अब जब देख रहे हैं कि अभी हमारे मुल्क की इकॉनमी को दोबारा अब स्टेबल होने में टाइम लगेगा। इनफैक्ट द एंटायर 2020 सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया जान में अगर इकोनॉमिक के लिए देखें तो वो इतना सेफ नहीं है। खालिद तवाब साहब से ये सवाल पूछते हैं, सर ये बताइएगा कि सर्विसेज सेक्टर से जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है वो तो चल रही है, उनका काम भी चल रहा है, लेकिन वो इंडस्ट्री जो कि सर्विसेज से नहीं जुड़ी हुई उनका काम बंद है, और अगर काम बंद है तो वो क्यों अपने ऊपर मजीद लायबिलिटी लेंगी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने के लिए, चाहे मार्कअप 2% हो 3% हो, वो जितना भी कम क्यों ना हो। आपको नहीं लगता कि कैश फ्लो का मसला यहाँ ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज अभी भी बड़ा ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स देंगी इस ऑफर के ऊपर? देखिए, बात आपने 100% सही की है, लेकिन इंडस्ट्री में 70% इंडस्ट्रीज जो है वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर आज किसी को ले ऑफ कर दें, किसी का एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दें, उसके घर में क्या हालात पैदा होंगे। और ये वो सूरत हाल है जो कभी शायद दुनिया की तारीख में इस तरह की सूरत हाल नहीं आई है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बोझ है इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर कि वो अगर मार्कअप फ्री भी दे रहे हो तो भी एक लाइबिलिटी एक है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा चैरिटी जो है वो की जाती है और लोग इस बात का एहसास करते हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए प्राइवेट सेक्टर अपना अदा कर रहा है और गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के ये ऑफर किया कि जी आपके मार्कअप के कैश फ्लोज के मसले के वजह से ही स्टेट बैंक ने ये स्कीम जो है
ऑफर की है। मेरा ख्याल है इस स्कीम से जो लोग कैश फ्लो का इस वक्त सबको प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ मैं तो यहाँ तक कहूँगा हुकूमत के साथ कि आप एसओपी के साथ आप इंडस्ट्री को खोलें, उन लोगों को घर बिठा के रोजगार देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो चीजें ये कब तक नहीं चलेगी। अभी कोरोना वायरस अनसर्टेनिटी है कि वाकई 1 महीने में 2 महीने में खत्म हो जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि फैक्ट्रीज की एसओपीज के साथ तमाम इंडस्ट्रीज में वो खोल दी जाए। देखिए बहुत बड़ा बहरान है, आपने देखा अभी 4 रोज पहले अमेरिका में जो तेज का बहरान आया उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी और तेल उठाने वाला कोई नहीं था। तो जब तक कंजम्पशन नहीं होगी उन चीजों की तो वो किस तरह चलेगा। सही। बहुत शुक्रिया जी, इस हवाले से हमें आगाही फराहम के लिए मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब खालिद तवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आलमी मालियाती फ़ंड की सरबराह क्रिस्टियानो जॉर्जियानो का कहना है कि आलमी मौशी बदहाली के बायस आधी दुनिया ने बेल आउट मांग दिया है। कोरोना वबा जैसी हंगामी सूरत हाल पहले कभी नहीं थी। अमरीकी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए IMF चीफ का मजीद कहना था कि ये सूरत हाल ख़राब गवर्नेंस या गलतियों के बायस नहीं आई, बल्कि यही वजह है कि सूरत हाल को देखते हुए बहुत तेजी से फंड फराहम कर रहे हैं। जी जनाब, और इस हवाले से क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। We were to immediately deploy emergency financing, actually double access for our members. So 102 countries knocking on the door of the IMF for lifelines can obtain rapidly financing. ये वो मामलात हैं जिसकी हर कारोबारी शख्स बात कर रहा है और बड़ा मुश्किल हो गया है इस आलमी बहरान को देखते हुए। आलमी मईशत तकरीबन 1/3 ऑफ द आलमी मईशत जो है वो इस वक्त इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो कोरोना से मुतासर हो रही है और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आलमी मईशत तकरीबन 2% तक सुकड़ सकती है। बहुत बड़ी तादाद में लोग ले ऑफ होंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस हवाले से अपनी जॉब से भी जा सकते हैं। यकीनी तौर पे 2020 जो है 2020 ये मुआशी तौर पर काफ़ी ज़्यादा सख्त साल जो है ये साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में फैसला किया गया है कि रमज़ान के महीने में भी सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त है वो 1 घंटे इजाफे के साथ शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और सहरी के वक्त सिर्फ दूध, दही, बेकरी या फिर किराने ही स्टोर्स खुलेंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हजाम और ब्यूटी पार्लर्स खोलने की इजाज़त नहीं है। लोगों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने की सूरत में मरीजों की तादाद बढ़ी तो मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। उलमाए किराम के साथ 20 नुकाती मुआहदे के तहत जिस मस्जिद में सहन नहीं वहाँ पे तरावी नहीं होगी। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब मुसरत चीमा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे स्मार्ट लॉकडाउन होता क्या है और क्या इसकी मज़ीद अब रमज़ान मुबारक में कैसे ये इन्फोर्स किया जाएगा। बेसिकली स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है। आप देखें अमेरिका, यूरोप जिनकी इकॉनमीज़ बड़ी अच्छी थी वो पहले कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ गए लेकिन अब वो वापस अपने लॉकडाउन को इजी कर रहे हैं और उन एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश करेंगे फॉर कंप्लीट लॉकडाउन जहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हैं। तो स्मार्ट लॉकडाउन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त तक हमारे 225 के करीब के इलाके हैं जिनको हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है और ऐसे इलाके जहां पे अभी पेशेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे, जहां पे अभी इन्फेक्शन नहीं है, तो उन इलाकों को हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और कंप्लीट लॉकडाउन ऐसे इलाकों को किया जाएगा जहां पे कोरोना पेशेंट्स हैं। उसकी वजह यह है कि 22 करोड़ की आबादी खते गुर्बत से नीचे जो लोगों का नंबर है बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, 1200 अरब की सिर्फ एक फसल जिसकी कटाई जारी है गंदम और कोई 15 करोड़ के लगभग का लाइफ स्टॉक।
तो जो कंप्लीट लॉकडाउन और इतने लंबे टाइम के लिए कोई भी दुनिया की इकोनॉमी इसके लिए मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर 1 माह की बात होती, 2 माह की बात होती तो हम इस ऑप्शन पे भी चले जाते। मुस्तर साहब ये कहेगा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा भी देखा गया है कि दुकानदार शटर बंद करके जो अशिया ज़रूरिया हैं वो फ़रोख्त भी करें, तो वो तमाम तर दुकानदार, वो तमाम तर लोग जो कि इस लॉकडाउन की पासदारी नहीं करें, खिलाफ वर्जी करें, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? रमज़ान में खाने पीने की अशिया की टाइमिंग का सहरी और अफ्तार के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। सहरी के औकात में भी कुछ दुकानें अशिया ज़रूरी जैसे खुर्दोनोश की जो हैं, दूध दही की दुकानें और ऐसे स्टॉल जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वो खुले होंगे। इसी तरह अफ्तार के वक्त भी, और आगे फर्दर कुछ कंडीशनल इजाज़त भी मिलेगी ऐसी दुकानों को कि जो SOPs को फॉलो नहीं करेंगे उनको फिर हमें अपने डिसीजंस को रिवर्स करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, मुस्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रवां साल ज़्यादा बारिश और जालाबारी की वजह से आम की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और रही सही जो कसर थी वो अब कोरोना की वजह से पूरी होगी और आम के बागात इस वक्त वीरान पड़े हैं, जबकि फसल पककर मार्केट में आने को बिल्कुल तैयार बैठी है। नहीं, आप यकीन करें, मुझे अभी तक पूरा जो हमने सवा घंटा 1.5 घंटा गुजार लिया ऑन एयर, इसमें मुझे अभी तक ये किसी खबर को पढ़ते हुए इतना अफसोस नहीं हुआ जितना इस खबर पे हो रहा है कि जनाब आम जिसके ऊपर मतलब हर शख्स जो है ना वो उसका इंतजार करता है पूरा साल कि ये हमारे मेहमान कब आएंगे, कब। रमजान में हम कितना एंजॉय करते थे शवाद, अब कल से रमजान शुरू हो रहा है और आम मार्केट में नहीं आए। आम मार्केट में नहीं आए, ये बड़ा एक मतलब मेरे ख्याल में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस हवाले से है कि लोगों को लॉकडाउन घरों में महदूद रखने के लिए जो बेस्ट चीज़ हो सकती थी वो ये कि आम की पेटियाँ उनके घर में मौजूद हो और वो घर में बैठ के आम खाएं। लेकिन आम की फसल को ज़रा संजीदा बात भी करते हैं कि आम की फसल को नुकसान हो रहा है। इस वक्त बागात में आम की केरियां जो हैं वो आ तो चुकी हैं लेकिन उन पे कोई रकम लगाने को तैयार नहीं है। क्या सूरत हाल है जी? वज़ीर ज़राअत पंजाब इस वक्त नुमान अहमद खान लंगड़ियाल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ जाहिद हुसैन गिराफ, सदर मैंगो ग्रोवर्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, वो भी मौजूद हैं। पहले जाहिद हुसैन साहब को लेते हैं। जाहिद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है आम की फसल के हवाले से, जो मौजूदा बारिशों का स्पेल गुजरा है और जालाबारी का, कितना नुकसान हुआ है आम को? इस दफ़ा वो अजीब व गरीब मौसम आया है। हमारे बाकी दीगर जो वैरायटीज़ हैं वो सिंध की वैरायटीज़ वो महफूज रही, सिंधड़ी है उनके पास सारा, और वहाँ मौसम कुछ कदरे बेहतर रहा। हमारे जनूबी पंजाब में खसूसन मुल्तान और रहीम यार खां के दरमियान इस इलाके में आज तक मौसम अनप्रेडिक्टेबल है। हमें समझ नहीं आती, जो आप मौसमी फिगर्स हमें मिलते हैं उसके अलावा बारिश न होने के दिन भी बारिश हो जाती है और इसी तरह सर्दियों में एक बतदरीज सर्दियों की लहर चलती रही, बादल आते रहे, जिसकी वजह से इस बरस हमारा जो समर पही चौसा है जो पंजाब का 70% आम है वो मुतासर हुआ है। 70% आम हमारे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है कि कोई 35 से 40% आम इस साल कम। 35 से 40%, दैट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द होल क्रॉप। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर मैं वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये बताइए क्या सूरत हाल वाकई इतनी ख़राब है कि पंजाब में चौंसा की फसल जो है वो 30 से 40% ख़राब हो चुकी है? किफ़ात भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को टच किया और मेरे पूरे मुल्क में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं उनको उजागर कर रहे हैं, उनकी कमी बेशी को जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप जैसे चैनल जब एग्रीकल्चर को इस तरह प्रमोट करेंगे और जो मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़न है और मेरे वज़ीर आला पंजाब का विज़न है कि हमने अपने किसानों को बेहतरी लानी है, एग्रीकल्चर में बेहतरी लानी है। तो अभी आप बात कर रहे थे कि
आम की फसल रोज़े आ गए हैं, आम की फसल नहीं आई, तो इस दफ़ा रोज़े जल्दी आ गए हैं। आम की फसल को अभी 2 महीने बाकी है कि अर्ली वैरायटी सिंध से आएगी पहले, फिर उसके बाद पंजाब की वैरायटी आएगी। और जहाँ तक आपने बात की है इसकी चौंसे की, तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा जो सर्दी का मौसम है वो ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से हमारी आम की फसल डैमेज हुई है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 15 से 18% तक हमारी पिछले साल से पैदावार कम होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन पैदावार होगी। और उसमें सिर्फ 2 वैरायटी मलिक साहब ये कहिएगा कि देखिए जैसे पहले आपने बोला कि जो सर्दियां थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग थी, फिर बारिशें भी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से जो आम की फसल मुतासर हुई है। लेकिन अब कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से हमने देखा कि बहुत हर फील्ड में कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच रहा है। तो क्या कोरोना से हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, आपने तो बता दिया कि 18% जो है वो पैदावार कम होगी, लेकिन इसके अलावा कोई और नुकसान देख रहे हैं आप इसको आम के हवाले से? देखिए कोरोना के हवाले से तो अल्लाह की मेहरबानी से कोई इतना प्रॉब्लम आम की फसल को नहीं होगा। इसमें हमारी सिर्फ 2 वैरायटियां जो हैं सिंदड़ी और चौंसा, वो उनको नुकसान हुआ है, लेकिन उसके पैरेलल जो दूसरी वैरायटीज़ हैं उसने बहुत अच्छा फल लिया है। और अल्लाह की मेहरबानी से इस दफ़ा हमारा तकरीबन 13 लाख मेट्रिक टन जो है एक्सपेक्टेड है जो आम की फसल आएगी, और उसमें से हम इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 1 लाख मेट्रिक टन जो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो मुल्क में आम की फसल को कोई इंशाअल्लाह ताला कमी नहीं आएगी। ये हमारा एक सिलसिला है, किसी साल फसल बहुत अच्छी हो जाती है, किसी साल फसल में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, ये तो एक कुदरती चीज़ है। लेकिन मैं आपको तसल्ली देता हूँ पूरे क्योंकि पंजाब 70% आम की फसल मुल्क में उगाता है, तो उसमें आप ये तसल्ली रखें कि आम इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा। इंशाल्लाह जी, हमें उम्मीद है कि सिंदड़ी भी आएगा, सफ़ेद चौंसा भी आएगा, काला चौंसा भी आएगा, समर बहिश भी आएगा, और लगड़े का इंतज़ार सबको है। पिछले साल जरा झक्कड़ ज्यादा चलने की वजह से भी फसल डैमेज हुई। अनवर अटोल साहब भी होंगे। बहुत हमें वजीर ज़राअत पंजाब ज्वाइन कर रहे थे, तसल्ली दे रहे थे कि फसल कम है लेकिन बेहतर क्वालिटी की है और इंशाल्लाह जल्द मार्केट में अवेलेबल होगी। लेकिन उससे पहले गर्देजी साहब ने ये कह दिया कि 35 से 40% कम होगी प्रोडक्शन। अब ये पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी झक्कड़ चले थे, बड़े अनएक्सपेक्टेड चले थे, आंधियां आई थी पूरे पंजाब में, जिसकी वजह से आम की फसल को खासतौर पर मुल्तान रीजन में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। लेकिन इस साल भी खिलाफ तवक्कुल बारिशें ज़्यादा हुई हैं, झालाबारी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से गन्नों को भी नुकसान पहुंचा है, सैलाब भी आए हैं और उसकी वजह से अब आम की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। लेकिन लंगड़ाल साहब ने ये बात कह दी कि जी कोरोना से कोई इतना खास जो है वो नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये है कि 18% जो है उसकी प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन कोरोना के जो नुकसानात हैं वो हम दुनिया भर में देख रहे हैं, अमेरिका में भी। और जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो कोरोना के खिलाफ जंग में अगले मोर्चों पर मौजूद हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम पाकिस्तान अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन 18,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स की नुमाइंदा है और ना सिर्फ कोरोना के इलाज में ये मसरूफ़ अमल है बल्कि फलाही सरगर्मियों में भी अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में मौजूद डॉक्टर्स की रहनुमाई के लिए हर रोज़ तकरीबन जो है वो वेबिनार्स मुनक्किद हो रहे हैं, जिसमें अब तक तकरीबन 1200 से ज़ायद डॉक्टर्स रजिस्टर हो चुके हैं। हर वेबिनार में यानी कि जो इंटरनेट पे जो सेमिनार्स किए जाते हैं उनमें 3-4 माहिरीन का पैनल पाकिस्तानी डॉक्टर्स को उनके पूछे गए सवालात के जवाब देता है और तंजीम की जानिब से पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए हिफाजती साजो सामान मुल्क भर के अस्पतालों में भेजा गया है। अमेरिका में फ़राइज़ अंजाम देते हुए कई पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 30-40 तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के इलाके में कोरोना का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की इस जाफशानी के बायस शहर शहर उनका चर्चा है। अमेरिकी रियासत कनेक्टिकट में पाकिस्तानी डॉक्टर सऊद अनवर ने वेंटिलेटर को 4 मरीजों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया है और दीगर अस्पतालों को भी ताउन की पेशकश की, जिस पर मुकामी पुलिस और मकीनों ने उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया था। और ये मनाजिर हमने आपके साथ शेयर भी किए थे कि किस तरीके से जहां उन्होंने अपनी सकूनत इख्तियार की हुई है वहां से वो बाहर आए और उनकी घर के सामने जो सड़क जा रही है वहां से गाड़ियां जो हैं वो हॉर्न बजाते हुए उनके घर के बाहर से गुजरी थी। साथ उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें उन्होंने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया था। इसी वाले से बात करेंगे और हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान अमेरिकन डॉक्टर्स एसोसिएशन की सदर डॉक्टर नाहिद
उस्मानी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि हम पूछना चाह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी क्योंकि कोरोना के खौफ के दौरान अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से क्या कोई खुसूसी लाइमल जो है वो तैयार किया गया? 18,000 पाकिस्तानी डॉक्टर जो अमेरिका में मुकीम हैं इस वक्त फ्रंट लाइंस पे मरीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी ख़तरे में डालकर। इसका एहसास अपना की एग्जीक्यूटिव कमेटी और मेंबर्स को पूरी तरह है। आपको पता है इस मर्ज़ का इलाज तो नहीं, अलबत्ता एहतियात है। सो अपना जो है लोकल चैप्टर्स के साथ के ताउन से पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डॉक्टर्स में, हस्पतालों में, क्लिनिक्स में भिजवा रहा है, जिसमें N95 मास्क, KN95 मास्क, प्रोटेक्टिव गॉगल्स, गाउन्स वगैरह वगैरह शामिल हैं। सो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस मर्ज़ के शिकार हुए हैं। कोविड-19 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया के 30-40 पाकिस्तानी डॉक्टरों को हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ थी और वो सेहत याबी की तरफ रवा गवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नाहिद इस वक्त हमारे साथ कनाडा से अमेरिका से मौजूद थी, जो हमें वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें। और वो भी ये कह रही थी कि इसका इलाज नहीं है, इसके लिए सिर्फ एहतियात है, सो एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं जी। कोरोना वायरस की सूरत हाल में पाकिस्तान आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापसी में मुश्किलात का सामना है। वो अपनी फ़्लाइट्स के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ऑफ किंगस्टन के साबिक सदर अताउर रहमान का कहना है कि वापस आने की हर रोज़ एक नई तारीख दे दी जाती है। हुकूमत जल्द रिटर्न टिकट पर वापस भिजवाए या फिर नए टिकट की कीमत कम की जाए। लाहौर में एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे यार मोहम्मद उनसे के साथ मौजूद हैं। जी यार मोहम्मद। गुड मॉर्निंग शफात एंड मदीहा। कोरोना वायरस के बायस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान आए थे अपने प्यारों से मिलने के लिए, फ़्लाइट ऑपरेशन जो बंद हुआ है उसके बायस शदीद मुश्किलात का यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ रहा है जो पाकिस्तान आके फंस गए हैं। इस वक्त हमारे साथ अताउर रहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ऑफ किंगस्टन के साबिक प्रेसिडेंट हैं। मजीद भी इनकी मुल्क के लिए क्या हिदमात हैं वो भी इनसे जानते हैं और साथ ये भी जानते हैं कि इनको किस दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी सर बताइएगा, आप कब पाकिस्तान पहुंचे थे, क्या मकसद क्या था? मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान रूटीन में आए और आके जैसे आपको पता कोविड-19 ये शुरू हुआ तो उसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन इन्होंने पाकिस्तान में सस्पेंड किया ड्यू टू द कोविड-19। तो उसी सिलसिले में फिर उन्होंने हमें प्रॉमिस करते रहे कि जनाब ये सीट आपकी जो है ना 31 की है, फिर 2 की, फिर उसके बाद 19 अप्रैल की। अब उन्होंने कहा जी आपने अगर जाना है तो यू विल हैव टू पे 3.5 लाख रुपए देंगे तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, वरना ये है कि आपको यू हैव टू वेट टिल वो हालात नॉर्मल होंगे। जो कि अब उन्होंने कहा कि 28 मई को आ रहे हैं। हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया यहाँ पर आए हुए। और इसी के दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी मदर इन लॉ उनका भी इंतकाल हुआ तो वी वर नॉट एबल टू से गुड बाय टू हर आइदर। उनको भी हम अपनी आखिरी रस्मात नहीं शामिल हो सके। तो मैं समझता हूँ चलें ये तो एक आफत है, वो सबके साथ है। वी हैव टू ऑल वर्क टुगेदर टू ओवरकम विद दिस चैलेंज। लेकिन असल मकसद ये था कि जैसे हम कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान के लिए बैक बोन का हिस्सा है। ओवरसीज़ पाकिस्तान की खिदमत बढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने हमें वो ये हमारा एक मदर लैंड है और हम इस पे कुर्बान होने को भी तैयार हैं। लेकिन जब ये देख रहे हैं कि इतनी खिदमत के जब स्पेशली जो इस गवर्नमेंट में मैं ये कहूँगा ख़ास तौर पे कि ये गवर्नमेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जिस तरह वेलकम किया इसकी हिस्ट्री पहले नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद हमें इस हवाले से आगाही फराहम करने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्चित साहिबा कहती हैं कि 14 रोज़ के दौरान 50,75,000 ख़ानदानों में इमरजेंसी कैश तकसीम किया गया और 80 लाख से ज़ायद लोग इस वजह से मुसरत हुए क्योंकि एक ख़ानदान से 4 से 6 लोगों ने रब्ता किया था। 14 दिन में
12,000 रुपए की जो एहसास इमरजेंसी कैश है वो 5.75 मिलियन लोगों को दी गई है, खानदानों को दी गई है और 69 बिलियन अभी तक डिसबर्स हो चुका है। 8.8 मिलियन इस बुनियाद पे रिजेक्ट हुए कि वो फैमिली डुप्लीकेशन थी कि गाड़ी किसके पास है, फॉरेन ट्रैवल कौन करता है, फोन का ज्यादा बिल कौन देता है। 4 मिलियन उसमें रिजेक्ट हुए हैं। लाड़काना का रुख करते हैं जी। वहाँ दो सहेलियां इंसान दोस्ती की मिसाल बन गई हैं। दोनों सहेलियों ने अपनी ताहाल अपनी नई कायम करदा समाजी तंजीम सहायता मूवमेंट की जानिब से कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से मुतासरा 250 खानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए हैं। तहसील डोकरी से ताल्लुक रखने वाली आसमा अबड़ू अपनी दोस्त के हमरा बेरोजगार मेहनतकश खानदानों में राशन बैग तकसीम करने के लिए कोशां हैं। सहायता के तहत लाड़काना के इलाके बाड़ा और डोकरी के देहात में मुस्तहिक खानदानों में मुखैर हजरात के ताउन से राशन तकसीम किया जा चुका है और मुतासरीन ने आसमा अबड़ू और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया है। सहायता की टीम का कहना है कि ज़रूरतमंदों की इमदाद के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। ना सिर्फ बल्कि हम देखा कि आसमा अबड़ू लेकिन ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो रुमान थे हमारे क्रिकेटर, वो भी तमाम तो लोग इस वक्त मैदान में आगे लोगों की मदद करने के लिए। आसमा अबड़ू ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। ऐलान हुआ था तब से ही स्टूडेंट से हमने स्टार्ट लिया था और अब तक हम 250 घरों तक ये जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमारा जो मिशन था, हम सब जो है यंग लड़कियां जो है हमने यूथ ने इकट्ठे होकर ये स्टार्ट किया। असां पंहिंजी मदद पाण ही सब कुछ हिकिड़ो करे रहिया आहियूं। बस असांखे डोनर मिलनि पिया, वो डोनेट कनि पिया ऐं असां उन प्रोसेस खे हलायूं पिया। अभी कल हम जिक्र कर रहे थे ना 2020 चैलेंज का। तो 2020 चैलेंज ये था कि जी जो लोग अपनी जो है ना तस्वीर अभी लगा रहे हैं कि देखें अब हम ऐसे हैं, 20 में ऐसे थे। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हम बड़े कंफ्यूज हो गए थे। जैसे शहजाद रॉय, उनका पता नहीं चल रहा था कि माशाल्लाह 20 वाली तस्वीर कौन सी है, अल्लाह उनको ऐसे ही रखे। एक और नाम अगर मेरे ख्याल में हम उनको शामिल नहीं कर सके, वो होने चाहिए हारून। बिल्कुल एग्जैक्टली हारून रशीद की भी अगर हम 2020 की पिक्चर्स देखें 2020 एंड व्हेन ही वाज एट 20 तो आप कुछ खास उसमें जो फ़र्क महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली ही हैज़ रिफ्यूज टू एज। और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि उन्होंने कोई 10 साल बाद जो है अपनी वो सोलो एल्बम जो है वो रिलीज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है ढूंढूंगा। ये रिलीज़ कर दिया और हारून रशीद के इस गाने में हकीकी दुनिया के बजाय बड़े प्यारे और बड़े ज़बरदस्त जो ग्राफिक्स उनका इस्तेमाल किया गया। मेरे लिए जादू का चिराग है, तुझे ढूंढूं हर सू, ये तो बता पानी है कि आग है, कहाँ खोया है। आया हूँ मैं दूर के राहों से, जंगलों के जादू भरे खारों से, पार किए मैंने दरिया कहीं, ये देखी है ये दुनिया नहीं। क्या बात है जी, क्या बात है सर। थैंक यू वेरी मच। वैसे इससे हमारी दाढ़ भी गिली नहीं हुई। और कसम से इससे हमारी दाढ़ भी गिली नहीं हुई। हमें फौरन एक दूसरा गाना सुनना है आपसे। बताएं। मिस्टर फ्रॉडी, आई मीन बहुत जरूरी हो गया आजकल के दौर के हिसाब से। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, आँख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं, अशकब करेगा सारा ज़माना जब तक रहेगा जहां। है जवान जीत है तेरा निशान, है जवान मंजिल है आसमान। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थे हमारे साथ हारून। और अब हमारे पास वक्त कितना रह गया? वक्त हमारे पास है। मुझे हारून आपसे ही पूछना है, मतलब तमाम तो लोगों को बोला गया है कि जी भाई आप लोगों ने लॉकडाउन में रहना है और आप भी देख रहे हैं घर से आप भी काम करें, आपकी मसरूफियत क्या है इस लॉकडाउन में, ये बताइएगा। मैं तो एक्चुअली काफ़ी बिजी हूँ बिकॉज ये एनिमेशन कंपनी तो है मेरा, तो हम रोज़ाना 9:30 बजे एक जूम मीटिंग करते हैं जितने भी हमारे लोग हैं और अपडेट्स ले रहे हैं। we're working online और इस वक्त it's a perfect time to get healthy, work out, eat healthy। मैं तो रोज़ाना वर्कआउट भी कर रहा हूँ। अब वापस म्यूजिक में भी आ रहा हूँ, टाइम मुझे मिल गया कुछ म्यूजिक करने का, तो I'm actually enjoying this lockdown to tell you the truth। That's incredible, that's incredible। तो अच्छा, अब हारून वैसे वक्त बहुत कम रह गया हमारे पास। अब जरा जाते जाते कोई एक गाना अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का। अच्छा, let me think कौन सा हो जाए। ये मोबाइल फोन, मिस्टर फ्रॉडी भी आए।
mobile phone, brand new car, dinner, lunch, get it, war 5-star, नौकर, guards, fisherman, हम नहीं कोई मेरे यार, oh Frontier, Frontier, but ginna sette, Mr. Frontier. The best get up, वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। वी आर सो ग्लैड आज हमने क्या बल्कि जो हमारी ऑडियंस ने भी हारून का जो लाइव कॉन्सर्ट है वो सुख का सांस लिया कौम ने बड़े अरसे बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये बहुत अरसे बाद ये गाने गा रहा हूं, मुझे सही याद भी नहीं है कोड्स, उसी वक्त में We loved it and I'm sure हमारे ऑडियंस ने भी इसको एंजॉय किया होगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थे हमारे हारून और वो आपके सामने अपने पुराने गाने शेयर कर रहे थे। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरिया बादरी, इंशाल्लाह कल से आपसे मुलाकात होगी क्योंकि पहला रोजा है शाम 4 बजे से 6 बजे तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।